हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे कृषि रसायन का जो मॉडल पेपर है उसे अपन सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर अपन देखेंगे पहला ये जो पेपर है टोटल अपन 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट में अपन जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है अपन अलग अलग 2 पार्ट्स में और है वो क्लियर करेंगे आगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पेपर है सेम कृषि रसायन का जो पेपर है ये भी सेम कृषि विज्ञान की तरह ही वही 56 नंबर का और 3.25 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। सेम जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी इसी के लिए लागू रहेगी, और जो पेपर के जो क्रमांक रहेंगे वो भी इसमें भी सेम उसी प्रकार से रहेगा। ये भी वही 5 खंडों में बांटा गया होगा पेपर, जिसमें फर्स्ट खंड के अंदर पहले क्वेश्चन में फर्स्ट से 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे, और दूसरे नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ तक भी 1-1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है, ये 1-1 नंबर के रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप 20 में से 20 क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। खंड बी है, खंड बी में 12 से लेकर के 15 तक है वो 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के और 8 नंबर के हो जाएंगे। खंड सी में 16 से 19 तक की जो क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हैं ये रहेंगे 3-3 नंबर के, 12 नंबर के ये रहेंगे। इसके अलावा है डी खंड में 20 से 21 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के, और दोनों क्वेश्चनों में एक-एक ऑप्टेटिव मतलब एक-एक अथवा में एक-एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा से आएगा। नेक्स्ट ई खंड है या 5th खंड जो अपन जिसे अपन कह सकते हैं या ई, इसके अंदर 22 से 23 यानी 22वां और 23वां क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन रहेंगे, 2 ही क्वेश्चन आएंगे निबंधात्मक, और दोनों में ही अथवा के अंदर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आएगा। तो जो मर्जी पड़े आपका वो आप आंसर जो भी आपको अच्छे से आ रहा है उसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है 4-4 नंबर के रहेंगे, तो 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से करके टोटल आपका जो अंक भार रहेगा वो 56 नंबर का हो जाएगा। चलेगा, पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनमें से आप सही आंसर का चुनाव आप करेंगे। सही आंसर का चुनाव करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में डायरेक्टली क्वेश्चन का नंबर लगाइएगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 इसमें फर्स्ट लगाइएगा, आप फर्स्ट लगा करके आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, और उत्तर डायरेक्ट में जो भी उत्तर है वो उसका उत्तर लिख दीजिएगा। आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यानी वायुमंडल भी कौन सा, भारात्मक दृष्टि से, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है भार की दृष्टि से सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा चीज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जलवाष्प, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें तो ऑप्शन इनमें से कौन सा जो है जो परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करें, मृदा में जीवांश पदार्थ के मुख्य स्रोत हैं। मृदा में जीवांश पदार्थ के जो मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें से ऑप्शन ए केवल पौधे, ऑप्शन बी पौधे एवं जंतु, ऑप्शन सी केवल जंतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि मृदा में जो जीवांश पदार्थ मिलता है, कार्बनिक पदार्थ जो मिलते हैं वो पौधों से भी मिलते हैं और जंतुओं से भी मिलते हैं। अर्थात जो इसका जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? पौधे एवं जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर अपन बात करें तो पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन एवं पीओएच का योग सदैव होता है। इनका योग पूछ रहा है, पीएच और पीओएच का ये योग पूछ रहा है, तो ये दोनों का योग है वो हमेशा कितना होता है? उसका योग है वो 14 होता है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन में अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मीटर पर जो अंक लिखे होते हैं वो 0 से लेकर के 14 तक 15 अंक होते हैं टोटल। और अंकों की अगर अपन बात करें तो 0 से 7 यानी 6 तक
है ना। 6.9 तक की अगर अपन बात करें तो वहां तक अम्लीय मृदा होती है, उसके बाद 7 पे उदासीन होगा, 7 के बाद 14 तक है वो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 7 से कम होगा तो कौन सी मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में उपयोग करते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं। यानी कि पौधे हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो ज़्यादातर पौधे हैं इनमें से देखो, एक नाइट्राइट है, नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है और नाइट्राइट है। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्राइट में नहीं करेगा, नाइट्रेट NO3 माइनस, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नाइट्रेट के रूप में अधिकतर पौधे हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पर अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में है सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का मृदा पर प्रभाव पड़ता है। सोडियम नाइट्रेट उर्वरक को अगर आप लगातार मृदा में आप डालते जाएंगे तो कौन सा प्रभाव डालेगा, तो क्या देखिएगा, सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन में है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और कोई नहीं। ठीक है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट है वो मृदा में कौन सा प्रभाव डालता है, तो मृदा में जो सोडियम नाइट्रेट है वो प्रभाव डालता है क्षारीय, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट जो है वो क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है और ये क्षारीय प्रभाव इसमें डालेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आ जाएगा कौन सा, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो पॉलीसेकेराइड हैं, कौन कौन से हैं, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोजन होता है और सेलुलोज होता है। अर्थात यहाँ अगर अपन बात करें तो ये सब के सब क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, और माल्टोज हैं वो क्या नहीं है, माल्टोज हैं वो पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा माल्टोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। देखिएगा, ऑप्शन है गेहूं, जौ, मक्का और धान। यहाँ अगर अपन बात करें तो गेहूं, जौ और मक्का है, ये तीनों की तीनों हैं कौन सी फसलें, ये तीनों की तीनों हैं अनाज वाली फसलें हैं, अर्थात क्या बोलते हैं, अनाज खाद्यान्न है, और धान है ये भी खाद्यान्न है। लेकिन जो क्या नाम है, एजोला का जो उपयोग अपन करते हैं, गेहूं, जौ, मक्का ये हो गए, इनमें तो अपन एजोस्पाइरिलम या एजोटोबैक्टर का यूज अपन करेंगे। लेकिन जो धान है इसके अंदर अपन या तो किसका उपयोग करेंगे, एजोला का उपयोग अपन इसके अंदर करते हैं। या तो अपन इसमें, क्योंकि पानी यहाँ लगातार कंटिन्यू पानी भरा होता है धान के खेत में, इसलिए अपन इसका उपयोग करते हैं, एजोला का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूध। दूध का जो सफेद रंग है वो किस कारण से होता है। दूध का सफेद रंग है वो कौन सी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा होगा, जैसे कि कैल्शियम, ए, बी में है कैरोटीन, सी में है फास्फोरस और डी में है कैसीन। इनमें से निम्न में से किसके द्वारा है जो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो होता है कैसीन। कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग है वो सफ़ेद होता है, और गाय का दूध है वो पीला होता है, तो वो कैरोटीन के कारण है वो पीला होता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है दूध में उपस्थित वसा की न्यूनतम मात्रा का प्रतिशत है। यानी कि कम से कम दूध के अंदर अगर अपन वसा की अगर अपन बात करें तो कम से कम दूध में वसा है वो कितना प्रतिशत है वो पाया जाता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन में है 5%, बी ऑप्शन में है 2.5% और सी ऑप्शन में है 3%, ऑप्शन डी में है 8%। कम से कम ये मात्रा पूछ रहा है दूध में उपस्थित वसा की, तो कम से कम मात्रा होती है 3%, यानी कि 3% है वो वसा पाई जाती है दूध के अंतर्गत। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ हमारा ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके आप बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस या कोई लेक्चर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस तरीके का वीडियो चाहिए, तो हम उस पर आपका वीडियो बनाना चाहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चंस पर, यानी कि नेक्स्ट जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है उसके ऊपर हमारा जो वीडियो है वो आएगा। ठीक है, चलेगा। आज यहाँ इसी के लिए चलेगा। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अपन इस वीडियो को, नेक्स्ट कर रहे हैं अपन, तो नेक्स्ट करते हैं तो प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के जो प्रश्न है उनका उत्तर एक लाइन में अपन को देना है, एक पंक्ति में उत्तर देना है, और डायरेक्ट इसमें भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर लिखना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखा,
उत्तर लिख करके डायरेक्ट उसका उत्तर जो भी हो वो उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले आप क्वेश्चंस लिखेंगे और फिर उसका उत्तर लिखेंगे, ऐसे में टाइम ज़्यादा आपका खराब हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर लिखे और उसका आंसर लगाइए, आंसर लगा करके डायरेक्टली आप उसका उत्तर लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मृदा में ठोस पदार्थों का आयतन होता है। मृदा में जो ठोस पदार्थ है उनका आयतन कितना होता है। मृदा में ठोस पदार्थ और बाकी के जो जलवाष्प वगैरह हैं इनका जो आयतन की अगर अपन बात करते हैं तो ठोस पदार्थ है वो होता है कितना, 50% होता है। ठोस पदार्थ में क्या क्या आएगा, मृदा में ठोस पदार्थ की अगर अपन बात करें तो 50% इसका अनुपात होता है। ठोस पदार्थ और गैसेज या द्रव की बात अपन करें, दो प्रकार से अपन मृदा को अपन बांटेंगे, एक तो ठोस में और एक अपन द्रव या गैस में, ठीक है। तो जो ठोस पदार्थ है इसमें 45% आपका आता है कौन, खनिज लवण, और 5% में आता है आपका कार्बनिक पदार्थ। तो इस प्रकार से करके दोनों के दोनों कितने हो जाते हैं, टोटल 50%। अर्थात मृदा में जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका जो आयतन होता है वो कितना परसेंट होता है, 50% होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो आप ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखेगा तो ग्लूकोज का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 ये है इसका सूत्र होता है। इसमें भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लगा करके डायरेक्टली सूत्र आपको लिख देना है ग्लूकोज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पीएच शब्द किसने दिया था। पीएच शब्द है वो किसने दिया था। पीएच शब्द है डेनिस के एक साइंटिस्ट थे, डेनिस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन और एसपीएल सोरेनसन ने पीएच शब्द सबसे पहले दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है उभय प्रतिरोध क्या है। उभय प्रतिरोध ये पूछ रहा है, उभय प्रतिरोध अपन किसे अपन कहेंगे, व्हाट इज बफरिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, बफरिंग क्या होता है। बफरिंग की अगर अपन बात करते हैं तो बफरिंग अपन कहेंगे यानी कि जो बफर है अर्थात उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग में आती है। अर्थात किसी विलयन का पीएच मान बदलने के लिए जितनी मात्रा में अम्ल या क्षार की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बफर प्रतिरोध अपन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप लिख सकते हैं। उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग में आती हों उसे अपन कहते हैं क्या, उभय प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में है पौधों में फास्फोरस की कमी का एक लक्षण लिखिए। फास्फोरस की कमी का एक लक्षण ही पूछ रहा है और फास्फोरस है मुख्य रूप से जड़ों का विकास करने के लिए काम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पौधों की जड़ों का विकास है वो कम होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी, फास्फोरस की कमी अगर मृदा में हो जाती है तो पौधों की जड़ों का विकास नहीं होगा और पौधों की जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधा बौना रह जाएगा। ये भी एक इसका कमी का लक्षण हो गया, यानी कि पौधों की जड़ों का विकास कम होता है, पौधा बौना रह जाता है। जो पौधा है वो बहुत देर से पकता है, पकने में टाइम ले लेता है, ठीक है। फल फूल उसके बहुत दिनों बाद लगेंगे, यानी फल फूल है वो देर से बनते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो बीज है पौधे में, जो बीज बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है। बीज कैसे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे। तो ये सारी है फास्फोरस की कमियां हैं, कोई सी भी कमी है वो आप एक लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें सिंगल सुपर फास्फेट जो उर्वरक है उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट का सूत्र है वो हो जाएगा
होल यानी कि ब्रैकेट आप लगाएंगे, Ca होल H2PO4 होल बंद कर देंगे ब्रैकेट और नीचे 2 लिखेंगे, तो होल ट्वाइस डॉट H2O किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा Ca होल H2PO4 ब्रैकेट होल ट्वाइस डॉट H2O यानी कि डॉट के बाद में हो जाएगा H2O। इस तरीके से हो गया आपका जो ये कैल्शियम का जो सूत्र है, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। एक बार फिर से मैं इधर लिख देता हूं, इसका सूत्र जो है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, Ca होल H2O PO4 2 डॉट H2O, ये जो है अपना क्या हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट है, उसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को आप परिभाषित कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट आप किसे कहते हैं। ठीक है, जो मैं आपको परिभाषा इसकी बोल के सुना रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अच्छे से और आप अच्छे से समझ भी लीजिएगा। यानी कि पॉलीहाइड्रिक की अपन बात करते हैं। पॉलीहाइड्रिक यानी पॉलीहाइड्रिक में एक से अधिक OH समूह वाले एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन जो पदार्थ हैं उनका अगर अपन जल अपघटन करा दें तो जल अपघटन कराने के बाद जो यौगिक उत्पन्न होंगे उन्हें ही अपन क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। ठीक है, परिभाषा इस प्रकार से होगी, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वह पदार्थ जो जल अपघटन होने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अर्थात एक नेक्स्ट दूसरी परिभाषा, इस परिभाषा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिनका जल अपघटन होने पर, वह पदार्थ जिनका जल अपघटन होने पर कीटोन एल्डिहाइड या कीटोन समूह का क्या होता है, कीटोन यौगिकों का उत्पन्न होना ही क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सूत्र आप लिखिएगा तो इसका सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का CX होल H2O होल बंद कर देंगे और Y। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, इसका सूत्र है, ये हो जाएगा, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चलेगा 11 तक अपन इसी में सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बना देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिएगा तो आप कमेंट करके आप बताइएगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अपन बात करते हैं तो 9 में अपन बात करते हैं विच्छेदन के लिए आवश्यक तापक्रम है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड काइसन टेम्परेचर फॉर डिकम्पोजिशन, यानी कि किसी भी पदार्थ का अपघटन या विच्छेदन होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिएगा वो कितना टेम्परेचर उपयुक्त होता है, तो वो उपयुक्त जो टेम्परेचर है वो है कितना, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसके लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। यानी कि विच्छेदन के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर है वो हो गया 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है। जस्ता की कमी अगर यानी कि जिंक की कमी अगर अपने जो खेत में हो जाती है, इसकी कमी धान के खेत में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, जिंक की कमी से, अर्थात जस्ते की कमी से धान के खेत में खेरा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, धान की कमी से जो है वो आपका खेरा रोग है वो हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा, एक मिनट मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कितना, 30 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें रहेगा आपका जस्ते की कमी से धान के अंदर खेरा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा, खेरा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीएपी उर्वरक में नाइट्रोजन
तथा फास्फोरस का प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि डीएपी उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो कितने कितने प्रतिशत होंगे, तो ये आप देखिएगा। ठीक है, डीएपी है इसके अंदर कितना होता है, इसके अंदर 18% की अगर अपन बात करें तो 18% तो होता है इसके अंदर, क्या होगा, क्या हो जाएगा 18%, 18% तो इसमें हो जाता है नाइट्रोजन, क्या होगा, नाइट्रोजन होगा 18% N2, और तथा आपका जो है फास्फोरस कितना होगा, फास्फोरस होगा 46%, 46% P2O5 है इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि यस सर हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप अच्छे के बारे में बताइएगा, बुरा लगा तो आप बिल्कुल कमेंट में आप बुरा लिख करके आप बताइएगा कि सर वीडियो हमें बुरा लगा। ठीक है, ताकि मैं और भी ज़्यादा इसमें इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो हमारा है वीडियो पसंद आएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका उसको भी आप इतना ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और हमारा जो पिछला वीडियो आया था उसको भी आप लोगों में इतना अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।